हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म मेकजोन पर। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 महीने के बाद आज मैं बहुत टाइम बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग नाराज़ तो होंगे ही थोड़े से, लेकिन डू नॉट वरी, क्योंकि कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा फ्री नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली मेरे पीएचडी का एक फर्स्ट एससीआई पेपर अभी एक्सेप्ट हुआ है वाइली पब्लिकेशंस में, और उसी के रिगार्डिंग और थोड़ा पीएचडी का भी वर्क बहुत ज़्यादा था और प्लस कॉलेज का थोड़ा लोड था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था वीडियोस अपलोड। और मेरी ग्रैंड मदर भी एक्सपायर कर गई थी 17 मार्च को। तो कई सारे रीजंस हैं और थोड़ा मन भी नहीं हो रहा था, आलस भी आ गया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया था। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग एक बिल्कुल नया सीरीज स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि ये बकवास होने वाला है, लेकिन पढ़ाई से इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होगा। तो यहां पर जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि अब हम लोग एक पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा आपके बीटेक प्रोजेक्ट या एमटेक थीसिस या पीएचडी थीसिस के रिगार्डिंग। कैसे लिखते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, प्लैगियरिज्म क्या है, और जितनी ए टू जेड सारी बातें जो होती हैं हमारी प्रोजेक्ट या थीसिस से रिलेटेड, सब आपको हमारी इस सीरीज में पता चलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वीडियोस हमारे होंगे किसी पर्टिकुलर ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होंगे। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स हर ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। क्योंकि हर ब्रांच में प्रोजेक्ट तो होता ही है, ठीक है। उसको हमें कैसे सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट में क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और मैं आप लोगों को ऐसी भी तरकीबें बताऊंगा, ऐसी मतलब आपके साथ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे आप अपनी थीसिस को अपने एक रिसर्च पेपर में भी कन्वर्ट कर पाएंगे एट द एंड में, ठीक है। तो यहां पर जितने भी हमारे वीडियोस होंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक बात मैं आपको यहां पर गारंटी जरूर दूंगा कि जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने सीखी है पिछले 1 साल में अपने पीएचडी के टेन्योर में, या जो मैंने एमटेक में सीखा था, वो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी कुछ नहीं इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो बीटेक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट से स्पेशली जो मैं आपको, और एमटेक की थीसिस कैसे लिखें, वर्ड में कैसे काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पावर पॉइंट में डायग्राम कैसे बनाते हैं, और ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं, प्लैगियरिज्म कैसे रिमूव करते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेके चीजों को सीखना चाहेंगे तो डेफिनेटली से मैं ये कह पाऊंगा कि आप जब अपनी बीटेक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी के सामने रखेंगे तो वाकई में उसको लगेगा हाँ, इस बच्चे ने मेहनत करी है। तो यही सारी बातें जो मैंने अपने बीटेक में नहीं सीखी थी लेकिन एमटेक में सीखी, और पीएचडी में लास्ट 1 ईयर में जो मैंने सीखता आया, सारी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर मैं शेयर करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीटेक एमटेक, ठीक है। बेसिकली हम लोग बीटेक और एमटेक के प्रोजेक्ट या थीसिस पर ही फोकस करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो, तो बीटेक में जैसे कि आपको पता है आपका होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें 3 या 4 लोग होते हैं और एक ग्रुप में एक किया जाता है। वेयरएज एमटेक की बात करें तो यहां पर होती है हमारी थीसिस, और थीसिस में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। यहां पर सिंगल पर्सन होता है जो कि अपनी थीसिस को कैरी आउट करेगा। वेयरएज बीटेक के प्रोजेक्ट की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 3 से 4 मेंबर्स होते हैं, और आप सबको पता है कि इन 3 से 4 मेंबर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? हार्डली 1 या 2 ही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पैसा हमसे ले लो और प्रिंट निकलवा देना, इतना ही कंट्रीब्यूशन रहता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, तो इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोजेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट या फिर आपकी जो थीसिस होगी वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहां पर मैंने थीसिस या फिर प्रोजेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट हमारा होगा स्टडी। स्टडी का मतलब है इसमें एज सच आपको कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं करना है, कोई भी कंप्यूटेशनल वर्क नहीं करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊं कि स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द क्रॉप्स, ऑन द व्हीट क्रॉप, या कुछ भी, मतलब सिर्फ आपको स्टडी करनी है। यहां पर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, नो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, नो कंप्यूटेशनल वर्क, ठीक है, नो कंप्यूटेशनल वर्क। तो यहां पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई भी कंप्यूटेशनल आपको वर्क नहीं करना है। लेकिन यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर हो सकता है आपको थोड़ा डेटा कलेक्शन करना पड़े, ठीक है। यहां पर आपको हो सकता है थोड़ा सा डेटा कलेक्शन करना पड़े, तो डेटा कलेक्शन यहां पर हो सकता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर मैं तो यही वाला करूंगा, ठीक है भैया, हमें तो यही वाला सेलेक्ट करना चाहिए।
ऑलराइट। तो लेकिन कुछ चीजों को यहां पर ध्यान रखना पड़ता है। इस कैटेगरी को जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, जो असिस्टेंट होंगे, एसोसिएट या प्रोफेसर ग्रेड के होते हैं, इसको सबसे ज्यादा लीस्ट प्रेफर करते हैं, इसको सबसे ज्यादा लीस्ट प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं भाई तुमने इसमें किया क्या, तुमने बस स्टडी कर दी, हो गया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज को आप भी क्या करें, अवॉइड करें अनटिल एंड अनलेस आपके टीचर अलाउ करें, आपके टीचर खुद कहें कि भाई ऐसा है, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुमको बस निकलना है यहां से, तुम इसको कर लो। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, दिस शुड बी द लास्ट ऑप्शन। और ये बिल्कुल मैं खुद भी रेकमेंड नहीं करता, आई पर्सनली डू नॉट रेकमेंड दिस। ठीक है, ये लीस्ट प्रिफर्ड होता है। तो यहां पर स्टडी में सिर्फ हम स्टडी करते हैं, इसके अलावा कोई भी एक्सपेरिमेंटल काम नहीं करेंगे, मतलब लैब में आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, और कोई भी यहां पर कंप्यूटेशनल वर्क भी नहीं हो सकता है। डेटा कलेक्शन थोड़ा बहुत होता है, इधर उधर से आपको डेटा लेना है, उसे मैनेज करना है। ठीक है, ये यहां पर मेन काम हो जाता है। सेकेंड कैटेगरी का जो हमारा है, जो सेकेंड कैटेगरी है वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट का मतलब है यहां पर आप कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, उससे कुछ रिजल्ट आएगा, उसके कुछ मेथड होंगे, कुछ मेथडोलॉजी होगी, मटेरियल क्या यूज करोगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में जैसे आपका आ गया फॉर एग्जांपल सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन, जैसे सिंथेसिस और कैरेक्टराइजेशन, जैसे नैनो पार्टिकल्स की बात करें, जो केमिस्ट्री वाले हो गए या मटेरियल साइंस वाले हो गए, जैसे मैकेनिकल की इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी होते हैं बंदे, वो भी मटेरियल्स में काम करते हैं, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स में। तो कुछ आपने सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज करने के बाद उसको कैरेक्टराइज कराया, जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट आपके जो कैरेक्टराइजेशन होते हैं वो आपने कराया, मतलब आपने कुछ किया, आपने लैबोरेटरी में कुछ काम किया। ठीक है, या फिर इसमें एक होता है फैब्रिकेशन का। ठीक है, फैब्रिकेशन। अब इसमें फैब्रिकेशन में क्या, मान लीजिए आपको एक बॉल मिल बनानी है, फॉर एग्जांपल आपको एक बॉल मिल बनानी है, आपने अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दूसरी जगह से लाए और एक जगह लाकर फैब्रिकेट कर दिए, या हो सकता है कुछ उसका कंपोनेंट आपने खुद भी बना दिया हो, तो ये होता है फैब्रिकेशन। इसका मतलब यहां पर आपने कुछ तो थोड़ा बहुत किया होगा। ठीक है, यहां पर कुछ ना कुछ आपने किया होगा, तो ये एक्सपेरिमेंटल वर्क हो गया। एक ये काफी प्रेफर किया जाता है। ठीक है, ये काफी प्रेफरेबल होता है, मतलब जितने भी आपके टीचर्स होते हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं, वो इसको प्रेफर करते हैं कि आप एटलीस्ट कुछ करो, जो रिजल्ट आए उसको बताओ। ठीक है, अब इसका आइडिया कहां से आता है, मान लो इसका आइडिया आपको मैं बताता हूं कैसे आता है। मान लीजिए आपके जो टीचर हैं या जो आपके गाइड हैं, ठीक है, उनका एरिया है मटेरियल साइंस, फॉर एग्जांपल उनका एरिया है मटेरियल साइंस। अब मटेरियल साइंस उनका एरिया है, वो इस चीज के एक्सपर्ट हैं, तो आप क्या करोगे, कहोगे कि सर हमें कुछ टॉपिक्स आप बताओ। ठीक है, हमें कुछ आप टॉपिक्स बताओ, तो वो आपको टॉपिक बताएंगे A B C D E। मान लो उन्होंने आपको 5 टॉपिक्स बताए, ठीक, उन्होंने आपको 5 टॉपिक्स बताए। अब आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड आप रिसर्च पेपर्स सर्च करोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आप रिसर्च पेपर्स ठीक है, सर्च करोगे। अब यहां से आपको बहुत मैटर मिल जाएगा, और ऐसा नहीं कि 1-2 पेपर सर्च करना है, कम से कम हर एक टॉपिक पे 35 से लेके 50 रिसर्च पेपर्स आपको डाउनलोड करने। देखो 2 तरीके के होते हैं पेपर, एक रिव्यू पेपर होता है, ठीक है, एक रिसर्च पेपर होता है। ठीक है, रिव्यू का मतलब ऑलरेडी उस पर क्या काम हो चुका है, लोग रिव्यू करते हैं। ठीक है, रिव्यू पेपर का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, और रिसर्च का मतलब है उसमें कुछ ओरिजिनल वर्क परफॉर्म किया गया है। तो आप पेपर्स डाउनलोड करोगे, आप देखोगे कि क्या फीजिबल है। सबसे पहली बात, आपकी लैब में क्या चीज फीजिबल है। ठीक है, आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, या मान लो कुछ केमिकल मंगाना है, मटेरियल मंगवाना है, क्या वो पॉसिबल है। ठीक है, उसके हिसाब से देखोगे, फिर आप अपना टॉपिक जो है वो डिसाइड कर लोगे कि अच्छा हमको इस पे अब काम करना है। ऑलराइट, फिर आप अपने गाइड से कहोगे अच्छा ठीक है सर, मैं टॉपिक ए सेलेक्ट कर रहा हूं, तो अब क्या होता है, अब मान लीजिए आपने टॉपिक ए सेलेक्ट जो है वो कर लिया, आपने टॉपिक ए को सेलेक्ट कर लिया। अब ए में आपको यह चीज देखना पड़ेगा कि क्या क्या काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, क्या क्या काम ऑलरेडी हो चुका है।
तो आप कोशिश ये करेंगे कि जो काम नहीं हुआ है वो काम आप करके दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मटेरियल साइंस की बात करूं तो बहुत ज्यादा काम सिंथेसिस पे होता है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, एनपीएस, सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस में मान लो क्या किया गया है कि हम कह दें हमने आयरन के नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज किया गया है। अब इसको सिंथेसाइज करने के लिए कुछ केमिकल लिया गया होगा, 1 2, ठीक है, 3 4, कुछ टेम्परेचर की कंडीशन होगी, कुछ प्रेशर की कंडीशन होगी एंड ऑल दैट। देखिए बात करें अगर हम आईआईटीज और एनआईटीज में, तो आईआईटीज और एनआईटीज में तो बहुत आसानी से हमें ज्यादातर फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ठीक है, आईआईटीज और एनआईटीज में तो हमें बहुत ज्यादातर आसानी से फैसिलिटीज मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़े लोअर कॉलेजेस पे, लाइक जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, वहां जहां इतनी फैसिलिटी नहीं होती, तो उन लोगों को अपना टॉपिक बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लो यहां पर आपने देखा, अच्छा इसमें देखा कि इन्होंने FeCl3 लिया है एज अ प्रिकर्सर, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल FeCl3 लिया है। आप क्या ले लो, Fe2SO4 ले लो, ठीक है, इससे करके देखो। इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, नाइट्रिक एसिड लेके देखो। जरूरी नहीं कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इसके जगह अगर कुछ और लेके देख सकते हो। इन्होंने बेस लिया है NaOH लिया है, आप क्या लेके देखो, KOH लेके देख लो, ये डिफरेंट हो जाएगा। इन्होंने रिएक्शन कराया मान लो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने घंटे के लिए, मान लो 4 आवर्स के लिए। आप क्या करो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर दिया तो टाइम थोड़ा बढ़ा दो, मान लो 7 आवर्स कर दो। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। इससे क्या कर सकते हो आप अपने काम में नॉवेल्टी ला सकते हो। नॉवेल्टी का मतलब है कि आपने अलग क्या किया, दूसरे ने तो करके धर दिया, लेकिन आपकी क्या नॉवेल्टी रही, ये मायने रखता है यहां पर बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये तरीका है कि कैसे आप एक रफ डिसाइड करोगे अपने पार्ट को। लेकिन मैंने आपको बताया एक बहुत जो यहां पर जरूरी बात, फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब है कि आपका टॉपिक कितना फीजिबल है, आप उसमें कितना काम कर पाएंगे, सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। जो फैसिलिटी आपके इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है, क्या आप दूसरे इंस्टीट्यूट में यूज कर सकते हो कि नहीं, ठीक है, ये भी चीज यहां पर ध्यान रखनी पड़ती है। मान लीजिए आप IIT पटना में है, ठीक है, IIT पटना में कोई XYZ एक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप IIT गुवाहाटी से या नियर बाय किसी भी कॉलेजेस से जाकर वो चीज ले सकते हैं, फैसिलिटी यूज कर सकते हैं? आप अपने गाइड से बात करिए, अगर उनका कोई भी कॉन्टैक्ट होगा वहां पर वो करवा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड कैटेगरी का, ये हो गया आपकी सेकेंड कैटेगरी। अब जो थर्ड कैटेगरी आपकी होती है, थर्ड होती है कंप्यूटेशनल, ठीक है, थर्ड कैटेगरी होती है कंप्यूटेशनल। कंप्यूटेशनल को इन सिलिको भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन सिलिको। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इन वीवो, इन विट्रो, इन सिलिको, ठीक है। इन वीवो, इन विट्रो बेसिकली यूज करते हैं बायो वाले लोग, ठीक है। इन वीवो करते हैं काम, इन वीवो मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ करवाना होगा तो इन वीवो। इन विट्रो मतलब हम बाहर वो चीज करेंगे, ठीक है। और इन सिलिको का मतलब है हम उसको कंप्यूटेशनली करेंगे, कंप्यूटर पे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, कंपाउंड बहुत महंगा है या वो कंपाउंड अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे कंप्यूटेशनली करा के देखेंगे कि क्या वो चीज फीजिबल है। अगर यहां पर उसका रिजल्ट अच्छा आता है कंप्यूटेशनली, तब हम उसको इन विट्रो पे जाते हैं, तब हम उसको लैब वर्क करते हैं। तो यहां पर इसको हम लोग वेट लैब भी कहते हैं, इसको हम लोग वेट लैब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट लैब। इसको हम लोग कहते हैं ड्राई लैब। इसको क्या कहते हैं? ड्राई लैब। क्योंकि यहां पर ऐसा कोई भी आपको केमिकल यूज नहीं करना है, कोई भी मटेरियल मतलब ऐसा सिंथेसाइज कुछ नहीं करना है। यहां पे आपको सिर्फ क्या करना है? कंप्यूटेशनली, कंप्यूटर की मदद से चीजों को स्टडी करना है, ठीक है, इन सिलिको। फिर इसके अलावा जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं आजकल, या जो लोगों को करना चाहिए, वो होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये ज्यादातर प्रोफेसर्स भी प्रेफर कर रहे हैं और लोग भी इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। लोग भी इसको प्रेफर करते हैं। मतलब क्या किया आपने? मटेरियल का कुछ सिंथेसिस किया, मान लीजिए आपने नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज किया, फिर उन, अच्छा इसको एक और चीज बोलते हैं यहां पर, सिम्युलेशन। सिम्युलेशन, सिम्युलेट का मतलब होता है हम एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं और रिएक्शंस को या कुछ भी प्रोसेस को हम लोग कंप्यूटेशनली इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो
ये हो गया। हालांकि जो मैकेनिकल के स्पेसिफिक लोग होते हैं, सीएस और आईटी वाले के तो मस्ती रहती है क्योंकि उनको यही वाला काम करना है और बहुत ज्यादा उनको टेंशन नहीं होती। दिक्कत क्या होती है, मैकेनिकल को होती है, सिविल को होती है, इलेक्ट्रिकल को होती है। ठीक है, तो अभी तो हालांकि यहां पर मैं बस आपको बता रहा हूं कि क्या क्या टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं। फिर एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की आपको रिक्वायरमेंट है और मैं जो अपने लेक्चर्स में यूज करूंगा वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो सिमुलेशन भी कहते हैं, इसे सिमुलेट करना किसी प्रोसेस को कंप्यूटर पे। ऑलराइट, चलो, तो अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हैं, अगर आपने दोनों चीजें अपने प्रोजेक्ट में करी है, थीसिस में करी है, देन डेफिनेटली आपके थीसिस का वेटेज जो है वो बढ़ जाता है, आपकी थीसिस जो है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है, ग्रेविटी बढ़ जाती है आपकी थीसिस की। ठीक है भाई, चलो, चौथा जो होता है, जो हालांकि ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, मैंने एक बस अपने मन से इसको बना दिया है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। इसको कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, मान लो आपसे पहले आपके कोई सीनियर थे XYZ। ठीक है, आपसे पहले आपके कोई सीनियर थे XYZ, उन्होंने कोई काम परफॉर्म किया, उन्होंने कोई बीटेक की प्रोजेक्ट किया या थीसिस करी। ठीक है, आपने क्या किया, उसी काम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, उसी काम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। जैसे एक बात बताएं, मान लीजिए आपके सीनियर ने क्या बनाया, व्हील चेयर बनाई, व्हील चेयर। ठीक है, व्हील चेयर उन्होंने बनाई, इसमें उन्होंने क्या किया, उसको कैड पे डिजाइन किया। ठीक है, इसका फैब्रिकेशन भी किया। ठीक है, इसका फैब्रिकेशन भी किया। फैब्रिकेशन कैसे किया, कबाड़ी के यहां चले गए, आपको व्हील चेयर टूटी हुई मिल गई, आप लाए, आपने उसे मरम्मत उसकी कर दी। इन्होंने इसमें काम क्या किया, मान लो इन्होंने यहां पर बेवल गियर लगाया। ठीक है, और ये आपकी स्टेयर्स थी, कुछ इस तरीके से आपकी स्टेयर्स होती हैं, तो इन्होंने व्हील चेयर को इन स्टेयर्स पे क्लाइंब करने का ऐसा कुछ मैकेनिज्म डिजाइन किया। हालांकि ये काम मेरे बैच के लोगों ने किया है, मेरे सीनियर्स ने भी किया था, तो मेरे बैच का एक दोस्त है मेरा, उसने इसको एक्सटेंड किया था इस काम को। अब उन्होंने क्या किया, कुछ काम किया, अब आपने क्या किया, इस कैड डिजाइन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। जैसे व्हील का डायमीटर उन्होंने 30 सेंटीमीटर रखा था, आपने उसको कम करके 20 कर दिया। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें आपने क्या किया, ऑप्टिमाइजेशन किया, ऑप्टिमाइज करना चीजों को। ठीक है, आपने बेवल गियर की जगह क्या लगा दिया, वार्म एंड वार्म व्हील असेंबली लगा दी। ठीक, वार्म एंड वार्म व्हील लगा दिया, या कहें आपने क्या लगा दिया, स्पर गियर लगा दिया। ठीक है, मतलब कुछ भी आपने चेंज किया। तो एक्सटेंशन का मतलब है, एक्सटेंशन का मतलब है कि ऑलरेडी हो रखे काम में आपके सीनियर ने या आपके किसी दूसरे व्यक्ति ने वो काम किया है, आपने उसमें मॉडिफिकेशन करके एक्सटेंड कर दिया। अब इसमें फायदा क्या होता है, बहुत ज्यादा बुद्धि तो लगानी नहीं पड़ती कि भाई जीरो से स्क्रैच से आपको काम नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी एक स्केलेटन है, आपको बस उसको कवर अप करना है अच्छे से। ठीक है, उसमें कुछ नया आइडिया या कुछ एक्स्ट्रा मतलब चीजों को कह सकते हैं लाइक कि ऐड करके उसको प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। सबसे पहला क्या बताया मैंने, किसी चीज की स्टडी करना, मतलब कुछ ऑलरेडी है, उसको बस आप एक स्टडी करके डेटा कलेक्ट करके प्रेजेंट कर रहे हो। ये लीस्ट प्रेफर्ड होता है, मैं कभी प्रेफर नहीं करता, ना ही कोई टीचर प्रेफर करेगा। इसके अलावा सेकंड चीज हो गई हमारी एक्सपेरिमेंटल, मतलब लैब में आपने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया है, इस एक्सपेरिमेंट में से कुछ एक इन्फ्रेंस आएगा। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कंक्लूजन आएगा, उस पर आप डिस्कशन करोगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। कवर पेज कैसे डिजाइन करना है, मैं आप लोग को वर्ड फाइल ही दे दूंगा पूरी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस अपना नाम उसकी जगह चिपकाना होगा, दैट्स इट। तो आप लोग की मेहनत यहां पर मैं बिल्कुल 1/4 करने वाला हूं। और क्योंकि ये सीजन भी आ गया बीटेक प्रोजेक्ट अब करने का, और कोरोना की वजह से क्योंकि आप लोग कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना यही पड़ेगा, कंप्यूटेशनल काम ही करना पड़ेगा। या हो सकता है बहुत ज्यादा अगर दयावान आपके टीचर हो तो आप स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राई लैब का ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से आप लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे। ठीक, फिर यहां पर बताता है, इसको वेट लैब कहते हैं। वेट लैब मतलब यहां पर आप केमिकल्स को यूज करते हो या कुछ मटेरियल यूज कर रहे हो, उसको वेट लैब बोलेंगे। ठीक है, तीसरी कैटेगरी हमारी थी कंप्यूटेशनल की, मतलब यहां पर कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप अपना कोई एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हो। इसको हम लोग ड्राई लैब भी कहते हैं, या इसको सिमुलेशन भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिमुलेशन या इन सिलिको वर्क। ठीक है, इन सिलिको
वर्क इसको बोलते हैं। फिर चौथी कैटेगरी जो है एक्सटेंशन की थी। एक्सटेंशन में क्या करना है कि हमारे सीनियर ने, हमारे किसी फ्रेंड ने कभी कोई एक पर्टिकुलर काम किया है, हम क्या कर रहे हैं उसी चीज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उस काम को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, उस काम को आगे बढ़ा दे रहे हैं। यही होता है आपका एक्सटेंशन। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जहां पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि टाइप्स ऑफ बीटेक प्रोजेक्ट या थीसिस क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और इन डेप्थ बताऊंगा कि कैसे आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करें। हालांकि मैंने बताया इस वीडियो में भी थोड़ा सा बताया, लेकिन उस पर और ज्यादा डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तो ये जो पूरी सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी हर ब्रांच के बच्चे के लिए, हर ब्रांच के मेरे उस दोस्त के लिए जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपनी थीसिस से रिलेटेड थोड़ा सा यहां पर सोच में अब पड़ गए होंगे, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है। एंड ट्रस्ट मी, अगर जो भी मैं तरीके बताऊंगा, जो भी टिप्स आपको यहां पर दूंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, वो मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, और मतलब 70% चीजें मैंने अपने सीनियर अभिषेक सर से सीखी हैं। और मतलब अभिषेक सर मेरे MNIT के एक सीनियर है, PhD के, उन्होंने मतलब मुझे डायग्राम्स बनाना सिखाया है, ग्राफ प्लॉट करना सिखाया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाया है उन्होंने, और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी बताई हैं। जो ब्लंडर हम लोग करते हैं, उन ब्लंडर्स को हम कैसे बचा सकते हैं, उन ब्लंडर्स को कैसे ओवरकम करके अपनी थीसिस को निखार सकते हैं, अपनी थीसिस को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। और जब प्रिंट निकल के उस थीसिस का आएगा और आप फ्यूचर में उस अपनी थीसिस को देखोगे तो आपको भी हंसी नहीं आएगी कि अरे यार मैंने तो इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस पूरी सीरीज में मिलने वाली हैं। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप इसको बहुत यूजफुल फाइंड आउट करोगे और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करना, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, क्योंकि हर किसी को थीसिस या प्रोजेक्ट तो करना ही करना है। चाहे वो MTech में भी हो, PhD में भी हो, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर आप पेपर भी पब्लिश करना चाहते हो अपनी थीसिस का, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही सिंपल, लेकिन एक बहुत सिस्टमैटिक तरीका आपको बताऊंगा कि हर चीज कैसे सिस्टम से करी जाती है। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे करेंगे और टॉपिक रहेगा कि हाउ टू सेलेक्ट अ बीटेक प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एंड चैनल पे बने रहिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।